टॉपिक लिखिए, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी क्यों आवश्यक है। वाई गारंटेड एमएसपी इज इसेंशियल फॉर द फार्मर्स एंड इंडिया। देखिए, किसानों और भारत के लिए, किसानों और भारत के लिए एमएसपी की गारंटी क्यों आवश्यक है। और आपने देखा होगा कि पिछले लगभग साल भर, 1.5 साल हो गए, दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं। क्यों? कि गारंटेड एमएसपी उनको चाहिए। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप सबको पता है, जब फसल बोने का सीजन होता है उसी के समय क्या होती है, सरकार के द्वारा इसको बताया जाता है कि फलाने फसल के लिए फलाना एमएसपी है। लगभग 1960 के दशक में जो है ये शुरू हुआ था, आज से 60-62 साल पहले। ठीक है, बात आ रही है समझ में? आपने ये कभी सोचा है कि क्यों गारंटेड एमएसपी की बात करी जा रही है पूरे 23 फसलों के लिए? हमारे यहां कितने फसलों पे एमएसपी दी जाती है? 22 तो वैसे हैं मैंडेट फसल, और एक जो है आपका गन्ना है। ठीक है, इस पे एफआरपी दिया जाता है एमएसपी के जगह पे। ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 23। तो इन 23 फसलों के लिए गारंटेड एमएसपी की बात करी जा रही है। देखिए हो क्या रहा है, पिछले साल जो है सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि पिछले 3 दशक में, डेट मीन्स 30 सालों में, लगभग 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है। तो इस आत्महत्या का वजह क्या है बताइए? आत्महत्या का वजह क्या है? कर्ज। कर्ज है मेन। आत्महत्या का वजह क्या है? कर्ज है। तो कर्ज यदि आत्महत्या का वजह है, तो मान लीजिए कि उस कर्ज को जैसे बेल आउट पैकेज दिया जाता है, किसको? कंपनियों को। कोई भी रिसेशन का शिकार हो जाती है कंपनियां, इकोनॉमी रिसेशन का शिकार हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या देती है? उसे बेल आउट पैकेज देती है। तो कहीं ना कहीं किसान जो कर्जदार हो गए हैं, ऋण जाल में फंस गए हैं, उनको सरकार के द्वारा बेल आउट पैकेज नहीं दिया जा रहा है, उनको उस ऋण जाल से निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है पूर्ण रूप से। तभी तो ये मतलब फ्रस्ट्रेट होके या दबाव में, मेंटल प्रेशर में आके ये क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, पहला डायमेंशन ये हो गया। दूसरा डायमेंशन ये है कि आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो ग्रोइंग स्टेट है, क्रॉप ग्रोइंग स्टेट है, जो एक्सपोर्ट भी करता है विदेशों में, या हमारा जो मतलब इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें अन्नों का प्रवाह करता है, वो कौन कौन सा स्टेट है? मेन पंजाब और हरियाणा, जो मतलब सेंट्रलाइज है, जहां पे फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ। ठीक है, तो वो किस पे सेंट्रलाइज हैं? केवल पैडी कल्टीवेशन करते हैं, धान का उत्पादन करते हैं और गेहूं का उत्पादन करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो धान के लिए 3000 लीटर से 3500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है ना? सरप्राइजिंग फैक्ट है ना? इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो भूजल की कमी हो रही होगी ना, वो जो इसमें कहां से दोहन किया जाता है? नलों के द्वारा, नलकूपों से, जमीन से। तो भूजल का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। इसके साथ साथ जो सब्सिडी दी जाती है किसानों को, एमएसपी के अलावा जो सब्सिडी दी जाती है इनपुट पे, वो इलेक्ट्रिक सब्सिडी भी एक है उस इनपुट में। उस इलेक्ट्रिक सब्सिडी का वजह मतलब उसका ड्रॉबैक ये है कि किसानों को लगता है कि चलो 1 घंटे की जगह पर 1.5 घंटे नलकूप चला देते हैं, कौन सा ज्यादा पैसा लग रहा है। ठीक है, तो उसका मिसयूज भी होता है। इसके वजह से जो भूजल दोहन है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस इलाके में 10 से 12 साल के लिए ही भूजल की उपलब्धता है, पानी यहाँ पे पीने की उपलब्धता है। तो ये टेंशन का विषय है। ये किसानों के लिए नहीं, एज ए सोसाइटी बहुत बड़ी टेंशन का विषय है। ठीक है, तो किसानों के पास ये है कि हमारे ऊपर केवल एलिगेशन लग रहा है कि हम भूजल का दोहन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम मिसयूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो हम डाइवर्सिफाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। केवल हम पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं, गेहूं का कल्टीवेशन कर रहे हैं, या वैसे फसलों का कल्टीवेशन कर रहे हैं जो जल की, सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता है उनको। तो क्यों ना हम दाल का उत्पादन करें या किसी अन्य फसल का उत्पादन करें, जिससे हमें सरकार, मतलब ये हो कि सरकार जो है हमसे खरीद ही ले, हमारा जो भी इनपुट है वो निकल जाए, कुछ लाभ वगैरह भी हो जाए, जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है प्राइस का उससे हम बच जाएं। तो इसलिए वो गारंटेड एमएसपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए तिलहन पे एकदम गारंटेड एमएसपी दे दी जाती है, तो क्या होंगे? ये तिलहन को, तिलहन उत्पादन के लिए क्या करेंगे? ये क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे,
मोटिवेटेड होंगे तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, या किसी मोटे अनाज को उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जैसे कोदो पे मतलब ग्रांटेड एमएसपी दे दिया जाए, मड़ुआ पे दे दिया जाए, तो कितना न्यूट्रिशन रिच होते हैं ये सारे फसल, होते हैं ना, खाद्य पदार्थ हैं सब, है ना। पहले के जमाने में गांव में कोदो वगैरह के, कोदो आप लोग देखे हो? कोदो मड़ुआ नहीं देखे हो ना, मैंने देखा है। हाँ, मड़ुआ तो अभी भी शायद रागी के नाम से बिकता है, रागी के नाम से बिकता है। मड़ुआ बहुत ही आयरन रिच होता है। पहले के जमाने में जिन औरतों को बच्चा होता था या फाइबर रिच भी होता है, उनको मड़ुआ का हलवा या रोटी दी जाती थी, समझ रहे हो ना? क्योंकि क्या होता है, वो आयरन रिच, बहुत ज्यादा आयरन होता है, फाइब्रस होता है, न्यूट्रिशन रिच होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसको सरकार एक तरीके से प्रमोट भी कर रही है। तो ये कह रहे हैं किसान कि हमें गारंटेड एमएसपी दी जाए, ताकि हमारे ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं सब्सिडी मिसयूज का या बहुत ही ज्यादा भू जल दोहन का, एज अ सोसाइटी के हिस्सेदार के रूप में भी ये हमारा योगदान है, और एज अ किसान के रूप में भी ये हमारा योगदान होना चाहिए कि हम जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम अन्य क्रॉप्स का उत्पादन करें, और जो हमारा संसाधन है उसका दोहन मिनिमम हो, इसके साथ साथ बिजली वगैरह की खपत भी कम हो, ताकि क्या हो, सबको बिजली समान रूप से वितरित हो सके। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि क्यों किसान ग्रांटेड एमएसपी की बात कर रहे हैं, ग्रांटेड एमएसपी के क्या क्या लाभ हैं, इसके साथ सरकार जो है इनकी बात क्यों नहीं सुन रही है। दैट मीन्स ग्रांटेड एमएसपी यदि सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, की जाएगी, तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, और अंततोगत्वा हम कंक्लूजन देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो, करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक, मान लीजिए कि ये एमएसपी, ग्रांटेड एमएसपी के बारे में ना पूछे, कृषि में, कृषि से संबंधित समस्याओं के बारे में पूछे थे, तो ग्रांटेड एमएसपी एक मुद्दा होगा, एक डायमेंशन होगा उसमें डालने का, होगा कि नहीं होगा? तो करंट अफेयर्स की तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए, जो भी आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है उसका भी दिमाग में रखना चाहिए, उसको भी बार बार रिवाइज करते रहो। ये नहीं कि प्रीलिम्स का कोई आपने बुकलेट पढ़ा उसको छोड़ दिया, ठीक है, उसके डाटा याद आएंगे, उसके रिपोर्ट्स याद आएंगे, ठीक है। और जो हम सापेक्ष रूप से कंपैरिजन करते हैं, फलाने कंट्री में फलाने कंट्री का ये एजुकेशन सिस्टम फलाने कंट्री का ऐसा है, अभी जैसे नीदरलैंड की बहुत बात चल रही है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं ऐसा है, ठीक, फिनलैंड की। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वट एवर हैव यू रीड फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, वो आपके माइंड में हमेशा मेंस के लिए भी, ठीक है। तो चलिए, आपने हेडिंग लिख लिया, भारत और किसानों के लिए ग्रांटेड एमएसपी क्यों जरूरी है। देखिए, परिचय, एमएसपी पता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिकोड कर देता हूं। देखो, मिनिमम मतलब ये एकदम से ही न्यूनतम है, ठीक है, इससे नीचा, ये अधिकतम की बात नहीं कर रहा है, न्यूनतम कर रहा है, न्यूनतम की बात कर रहा है, और वो भी क्या है, सहयोग राशि के रूप में, सपोर्ट प्राइस है ये, ठीक है। मिनिमम की बात करी जा रही है यहाँ पे, मैक्सिमम की बात, यहाँ पे लाभ की बात नहीं देखी जा रही है। ये है कि आपको इतना मिनिमम जो है, न्यूनतम जो है, आपसे न्यूनतम खरीदारी। इसमें होता क्या है कि आप सबको पता ही होगा, पढ़े होंगे एमएसपी के बारे में। अगर सरकार जो है किसानों को मार्केट के ऊंच नीच भाव से बचाना चाहती है, मान लीजिए एमएसपी 2310 रुपया धान के लिए निर्धारित किया गया, ठीक है, और मार्केट में इसका प्राइस क्या हो गया, उस साल धान का, एक क्वालिटी का कोई धान है, वो 1000 रुपया प्रति क्विंटल के बराबर हो गया। तो इससे बचाने के लिए सरकार क्या करेगी, एमएसपी के थ्रू प्रोक्योरमेंट करेगी, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो एमएसपी का ये हिस्सेदारी है, उससे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया इसमें किसानों का, है ना, इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो लिखिए, परिचय, न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए परिचय, परिचय लिखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है, किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो जो उनकी उपज के लिए, जो उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करता है, न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करता है।
एमएसपी योजना लगभग 60 साल पहले 1966-67 में शुरू की गई थी। तो 66-67 में शुरू की गई थी। ठीक है, हो गया। अब लिखिए किसानों द्वारा, अगला हेडिंग डालिए, किसानों द्वारा सामना की जाने वाली वर्तमान चुनौतियां। किसानों द्वारा सामना की जाने वाली वर्तमान चुनौतियां। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा ना स्ट्रक्चरिंग करना आपको आना चाहिए। वाइल राइटिंग आपको स्ट्रक्चरिंग करना भी आना चाहिए कि आंसर इसी को अगर इस मतलब ये टॉपिक पूछ रहा है तो कैसे इसको लिखना है। तो आपको पता ही है, करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स। ठीक है, उसके बाद ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना दो। ऐसे तो मैंने इसका पीपीटी बनाया है तो ऐसे बना दिया है, तो आप ऐसे लाइन खींच दोगे और ऐसे ऐसे 4-5 लाइन जो भी आपका टॉपिक है यहाँ पे सामने लिख दोगे, है ना। तो ऐसे ही करना चाहिए। फिर उसके बाद आगे जाके क्या करो, उसको एलोबरेट कर दो। ठीक है ना। तो लिखो, इसमें चुनौतियां लिखो। किसान आत्महत्याएं, किसान आत्महत्याएं। दूसरा हो गया ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, मतलब लिखिए भूजल की कमी, भूजल की कमी। बिजली का उपयोग, बिजली का उपयोग। आगे लिखिए एमएसपी कार्यान्वयन में कमी, एमएसपी कार्यान्वयन में कमी। एमएसपी कार्यान्वयन में कमी। ठीक है, पहला लिखिए किसान आत्महत्या, आत्महत्या। लिखिए सुप्रीम कोर्ट की एक समिति के रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में, पिछले 3 दशकों में दशकों में 4 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की। 4 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं। देखिए ओईसीडी, ओईसीडी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? ओईसीडी आइए सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ओईसीडी, ओईसीडी रिपोर्ट 2023 के अनुसार, इसी में अगला पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, भारत इसका सदस्य है। ठीक है,
ध्यान में रखिए, लेकिन सहयोगात्मक रूप रखता है, इसे कोऑर्डिनेशन करता है। रिपोर्ट के अनुसार अपर्याप्त एमएसपी दरों के कारण, अपर्याप्त एमएसपी दरों के कारण भारत को 14.72 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सात 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हाँ, 14.72 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके साथ ही एमएसपी से कम कीमतों पर बिक्री के कारण, एमएसपी से कम कीमतों पर बिक्री के कारण किसान भारी कर्ज में डूब जाते हैं। किसान भारी कर्ज में डूब जाते हैं। बिहार में एमएसपी पे प्रिकोर करती है सरकार, खरीदारी करती है? नहीं करती है। बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं, हाँ नहीं होता है, इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हाँ ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो मान लो कि 2325 रुपया धान का प्राइज है, ठीक है, 2325 रुपया धान का प्राइज है, कर्ज में डूब जाते हैं। पैक्स में खरीदारी कितनी होती है सबको पता है, ठीक है, कहने वाली ये बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि एमएसपी जो है मान लो कि 2325 रुपया है धान का एमएसपी मान लो इस साल के लिए 2325 रुपया है, तो मार्केट में किसान को जानते हो कितना मिलेगा? 1200 से 1500 के करीब। इतना नुकसान किसान पहले ही झेल लेता है। यही सरकार गारंटेड रूप से इसको खरीदती तो इतना नुकसान तो नहीं झेलना पड़ता ना। होता क्या है कि बहुतों के पास स्टोरेज की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, मान लो कि छोटे ही किसान हैं। बिहार में क्या है, लघु और सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा है, बड़े किसान नहीं है। तो मान लो कि बहुत लोगों के पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है। पहले बखार वगैरह लोग बना के रखते थे, सिलोज, जिसे आजकल के आधुनिक भाषा में सिलोज बोला जाता है, जो कंटेनर बनाते हैं, वो टीना का बड़े बड़े कंटेनर बनते हैं, उसमें रखा जाता है अनाज उनाज। तो गाँव में स्टोरेज की क्षमता नहीं होती है, लोग स्टोरेज भी करते हैं तो पता है घून लग गया, चूहा खा गया, तो क्या करते हैं, औने पौने दाम पे लोग कहते हैं कि चलो भैया पैसा निकल जाना चाहिए। क्या करते हैं बेचारे, पैसा निकल जाना चाहिए, और इस ब्रोकर को बेच देते हैं 1200 से 1500 के बीच में। ये तो हो गया, और ये ब्रोकर यहीं से फिर ले जाके टैक्स के माध्यम से, या अन्य राज्यों की भी बात कर रहा हूं जहां पे मंडियों में धान बेचा जाता है, वहां पे जाके क्या करेगा, बेच देगा, क्या बेच देगा। जो कृषि कानून आए थे 2020 वाले में, कंट्रोवर्शियल चीज क्या थी, यही था सबसे, मार्केट को भी इसमें सरकार क्या कर रही थी, अलाउ कर रही थी मार्केट भी इसमें। तो ये बात हो रही है, तो एमएसपी कितना जरूरी है, बात आ रही है ना समझ में। गारंटेड एमएसपी दी जाए तो लोग जो है, किसान जो है, इसे बच जाएंगे। अब मान लो कि जो आपका टोटल इनपुट है, 1 बीघे खेत में एक सीजन का आ रहा है 1 लाख रुपये, मान लो सपोज दैट, या 50K के बराबर आ रहा है, और आप काट पीट के आपका पता चले कि आप सब कुछ लगाने उगाने के बाद जाके बेच रहे हो, तो ये आपका 60,000 ही रुपये निकल रहा है। 40,000 रुपये की भरपाई कौन करेगा? नुकसान में तो ऐसे ही चले गए। किसान की अगर अपनी फैमिली है, नॉर्मल किसान की, ये तो 1 लाख 1 बीघा तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है। मतलब अगर नॉर्मल किसान रहता है जिसको 20 कट्ठा है, 10 कट्ठा है, वो तो अपने भोजन वोजन में ही उसका परिवार सब खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ जो किसान है, मान लीजिए 1 बीघा 2 बीघा का जोतनिया है, जोतता है, तो अपना मेहनताना भी नहीं जोड़ता है, वो तो बस ये देखता है कि उसका इनपुट एज अ पैसे के रूप में कितना लगा है, लेबर को देने में, खाद के लिए, पानी के लिए, ये कितना लगा है, अपना मेहनत भी उसमें नहीं वो करता, कैलकुलेट करता। तो घाटा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
इसीलिए किसान डिमांड कर रहे हैं गारंटेड एमएसपी क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब लिखिए भूजल की कमी। अगला हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। देखो भूजल की कमी अनुमानतः अनुमानतः 1 किलो चावल उगाने में 3,000 से 3,500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 3,000 से 3,500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जो भूजल दोहन जो भूजल दोहन का सबसे बड़ा कारण बनता है। जो भूजल दोहन का सबसे बड़ा कारण बनता है। पैराग्राफ चेंज की। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 10 से 12 सालों के लिए ही 10 से 12 सालों के लिए ही भूजल की क्षमता विद्यमान है। 10 से 12 साल के उपयोग के लिए ही भूजल की क्षमता विद्यमान है ना। उपयोग के लिए ही उपयोग लिख लो। जो जो आने वाले समय में जो आने वाले समय में समाज में तनाव पैदा कर सकता है। जो आने वाले समय में समाज में तनाव पैदा कर सकता है। ठीक है, और आने वाले समय में क्या कि तनाव तो हमें अभी स्ट्रेस जो है, वाटर स्ट्रेस का जो परिणाम है, कुपरिणाम दुष्परिणाम, वो तो हमें अभी ही देखने को मिल जाता है। दिल्ली में टैंकर माफिया का राज चलता है। पानी पहुंचाई, अगर हरियाणा पानी ना दे दिल्ली को तो क्या हो जाएगा, दिल्ली प्यासे मर जाएगी, है कि नहीं है। तो 10-12 साल का तो वो अभी, अब चाहे साउथ इंडिया के स्टेट्स में देख लीजिए, अभी गर्मी के दिनों में बंगलुरु की एक सोसाइटी में दिखा था कि नहीं दिखा था, इतनी लग्जरियस सोसाइटी है, वहां पे पानी ही नहीं, तो घंटों लाइन में लगे हुए हैं टैंकर के मतलब पीछे पानी लेने। ये चिंतनीय विषय तो है ही। ठीक है, तो एक ये भी क्या है, चिंता है। दूसरा लिखिए, बिजली का उपयोग। बिजली का उपयोग बिजली का, देखो पानी गहन फसलों पानी गहन फसलों जैसे धान के कारण धान के कारण बिजली की खपत बहुत अधिक होती है। बिजली की खपत बहुत अधिक होती है, जिससे जिससे समाज में इसका समान वितरण प्रभावित होता है। इसका समान वितरण प्रभावित होता है।
बात आ रही है समझ में? आसान चीज है। गर्मी के दिनों में कितनी बिजली कट होती है, क्योंकि लोड बढ़ जाता है। तो क्या करती है बिजली विभाग वाले, क्या करते हैं, इधर काट के उधर देंगे, उधर काट के उधर देंगे, समान वितरण नहीं करते हैं। तो 2 घंटा तू मरा हो गर्मी में, 2 घंटा वो मरेंगे फिर। ठीक है। और सब्सिडी का बोझ भी पड़ता है एक तरीके से सरकार के ऊपर। मान लो किसानों को तो पानी चाहिए ही फसल को एरीगेट करने के लिए। ठीक है। तो इसकी कटौती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल लोगों को बिजली नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी संसाधन हो, कि अगर उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो गया, तो नहीं होता है, तो सोसाइटी क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाती है, सोसाइटी स्ट्रेसफुल सोसाइटी हो जाती है। ठीक है। तो एक्चुअली ये केवल एमएसपी का मुद्दा नहीं है, एज ए होल सोसाइटी इसमें बहुत सारी चीजें क्या हुई, समाहित हैं, छुपी। ठीक है। लिखिए, आगे लिखिए, आगे क्या लिखोगे, एमएसपी कार्यान्वयन में कमी, इनएडुकेट एमएसपी इंप्लीमेंटेशन, एमएसपी कार्यान्वयन में कमी, कार्यान्वयन कमी। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कई जिलों में, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कई जिलों में धान का एमएसपी इस साल के लिए कितना था, ये ग्रेड धान का 2325 रुपए ही था। ठीक है, में पढ़े होंगे आप लोग, याद है सर आपको? देखिए, धान के लिए एमएसपी 2325 रुपए प्रति क्विंटल होने के बावजूद भी 325 रुपए प्रति क्विंटल होने के बावजूद भी क्या लिखा आपने, पूरा स्टेटमेंट। बावजूद भी इसे किसान इसे 1000 से 1400 रुपये, 1400 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने को मजबूर हैं। प्रति क्विंटल पे बेचने को मजबूर है। अब देखो, ये तो हो गई अपने बिहार और आपके उत्तर प्रदेश के जिलों की बात। ठीक है। जो प्रभावी किसान होते हैं ना, बड़े किसान, वो तो अप्रोच कर लेते हैं सरकारी मशीनरी के साथ, लेकिन जो छोटे और मझोले किसान होते हैं वो नहीं कर पाते हैं उतना। या बड़े लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि चलो हटाओ, हम नहीं जा रहे हैं, हमें हटा देंगे, पलटा देंगे। ठीक है। राजस्थान में है, राजस्थान में गवर्नमेंट क्या करती है, कैपिंग, प्रोक्योरमेंट का कैपिंग लगा दी है, कि मान लो कि 100 किलो ही वो अनाज क्या करेगी, मान लो खरीफ फसल का उसे अनाज खरीदना है ऑन एमएसपी, तो वो क्या करेगी, निर्धारित है कि 100 किलो ही अनाज जो है एमएसपी पे सरकार खरीदेगी, बाकी अनाजों को वो नहीं खरीदेगी। तो ये भी एक नुकसान का तरीका हुआ। गारंटेड ही नहीं है भैया पूरा कि एमएसपी के थ्रू ये ही सरकार खरीद ले। 100 किलो के अलावा आप कहीं भी ले जाके बेचो, पौने पौने दाम मिट्टी के भाव पे। कभी कभी आप मंडियों में जाके देखोगे ना, फल मंडियों में या सब्जी मंडियों में सड़ जाते हैं, या किसानों को मामूली से दाम मिलते हैं ना, तो कहते हैं कहाँ ही बेचो। जैसे एक मैंने हाँ, अरे मैं दिल्ली में था, तो एक उत्तर प्रदेश का एक लड़का था, बता रहा था कि भैया मेरे मामा खेती करते हैं, तो ऐसे ही टमाटर की ही बात हो रही थी कि टमाटर लेके गए और बहुत ही 2 रुपया 1 रुपया किलो बिक रहा है मंडी में। ठीक है। तो वो क्या करे, कहेगी कि कहाँ ही ले जाके 1000 रुपये ले जाके क्या करेंगे हम, तो ऐसे ही डंप करके चले आए, उससे आगे डंप करके भाग। ऐसे होता है किसान, ऐसे ही होता है।
बहुत सारी चीजें होती है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो इकोनॉमी में जो चीजें हैं जो मतलब मैनेज की जा सकती हैं किसानों के साथ, वो सारी चीजें एमएसपी के अलावा ये भी है। ठीक है, केस स्टडी पढ़ाऊंगा। एक कलेक्टर थे, नाम भूल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में शायद। तो वहां पे यही था कि मतलब क्या था, पैटर्न नहीं था, रेंडमनेस। कोई मान लो फसल को हार्वेस्ट कर लिया और लेके आ गया मंडी में। ठीक है, तो वहां पे मतलब ऐसी चीजें जो फ्रेजाइल चीजें हैं, जैसे टमाटर हो गया, फल वगैरह हो गया, सब्जियां हो गई, बहुत जल्दी बर्बाद हो जाती थी। तो उन्होंने क्या करा, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन्होंने वो कर दिया और क्रोनोलॉजी स्टैब्लिश कर दी कि फलाने ब्लॉक को के किसानों को इस दिन अपना फसल तोड़ना है और लेके आना है। मान लीजिए उनका फसल हार्वेस्ट करने लायक भी हो गया, तो कुछ कुछ बर्बाद होगा। ठीक है, पूरा तो नहीं बर्बाद होगा ना, या औने पौने दाम पे बेचने के लिए तो वो मजबूर नहीं होंगे। तो मतलब एक प्रशासक जो है अपने तेज दिमाग से, हालांकि और चीज है कि बीपीएससी किसी अन्य और तरीके के प्रशासक को ढूंढने की कोशिश कर रही है वर्तमान एग्जाम पैटर्न के द्वारा। उसने एक बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन छोटे आइडिया से सॉल्व कर दिया कि नहीं कर दिया, कि भैया हाँ ए वाले डिस्ट्रिक्ट वाले इतने तारीख को लाएंगे, यदि उनका फसल वो हो जाएगा। ये चलता रहता है सर्कुलेशन, है कि नहीं है? कितना बढ़िया बात। क्योंकि उस समय मंडी में भीड़ भी नहीं रहेगी, पता चलेगा कि आज इस ब्लॉक का क्या है, वो है डेट है, तो यही ब्लॉक के किसान ले जाके अपना फसल बेचेंगे। आते थे, आराम से चले जाते थे, और जो मिडिल मैन थे, जो ब्रोकर थे, वो भी उनका दुरुपयोग नहीं कर पाते थे, है ना। लाभ नहीं ले पाते थे कि चलो भैया कि नहीं बिक रहा है तो हमसे ही बेच दो, 2 रुपए किलो, घर चले जाओ, कब तक मंडी में मरो। बढ़िया बात है कि नहीं है? तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से अगर चीजें हों तो काफी चीजें सुधारी जा सकती। हमने क्या लिखा? हाँ लिखो अब, देख अगला, इसी में अगला पॉइंट लिखिए। राजस्थान जैसे राज्य में, राजस्थान जैसे राज्य में एमएसपी खरीद की सीमा तय होने के कारण, राजस्थान जैसे राज्य में एमएसपी खरीद की सीमा तय होने के कारण किसान कम कीमतों पर बेचने को बाध्य होते हैं। किसान अपने फसल को, किसान अपने फसल को, किसान अपने फसल को कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो इसलिए किसान क्या कर रहे हैं, कह रहे भैया हमको भी गारंटेड एमएसपी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इनका क्या तर्क है, क्या मतलब अगर गारंटेड एमएसपी लागू हो जाएगी तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो लिखिए, गारंटीकृत एमएसपी कानून के लाभ, गारंटीकृत एमएसपी कानून के लाभ, गारंटीकृत कानून के लाभ। देखो, पहला इसका लाभ है, समझ लीजिए, हाँ उसके बाद लिखते जाइएगा। और लेकिन आपके नोट्स में ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है? या शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो लाभ में क्या लिखोगे, गारंटीकृत एमएसपी मान लीजिए पाई चार्ट के थ्रू बना दीजिए, लाभ लिख दिया, और इसका बाजू बना दिया, ठीक है, 10 आनंद बना दिया इसको, और 10 लाभ ऐसे लिख दिया। शॉर्ट नोट्स में ये होना चाहिए, ठीक है? सबके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, है ना? देखूंगा सर, है ना, सबके शॉर्ट नोट्स क्या होने चाहिए, बनने चाहिए। तो पहला है प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा इससे। पहली बात तो मैंने बता दी कि गारंटीकृत एमएसपी हो जाएगा तो केवल धान और पैडी की तरफ ही लोग नहीं भागेंगे, अन्य फसलों का भी उपयोग करेंगे। क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन होगा तो क्रॉप रोटेशन भी होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो इसमें ज्योग्राफी भी इंक्लूड है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि ये सारे सब्जेक्टों को अपने आप में लेके क्या करता है, समाहित करता है ना। चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे दर्शन हो, चाहे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, सब कुछ समाहित करता है।
तो अब इसमें ज्योग्राफी प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, पहला लाभ तो यही है, सबसे महत्वपूर्ण लाभ, ये अन्य फसल तो उत्पादित करेंगे ही, और इसी से सारी चीजें, ये अन्य लाभ क्या हैं, इसी में इनकलकेट हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। तो प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, अन्य सारी चीजें जैसे तेलहन हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो जो हमारा रिजर्व है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हम इंपोर्ट करते हैं, अन्य फसल तेलहन वगैरह मिला के, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, जब जैसे अभी गारंटीकृत एमएसपी की बात करी जा रही है, तो सबसे बड़ा वो दिया जा रहा है फिजिकल बर्डन का, राजकोषीय दबाव का, कि सरकार के ऊपर राजकोषीय क्या होगा, दबाव पड़ेगा, सरकार इतना पैसा कहां से ले आए, खर्चा करे इसमें, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपया कहां सरकार खर्चा कर दे रही है अपना फॉरेन रिजर्व इंपोर्ट करने में, उससे बेटर अपने किसानों को ही दे, ठीक है। हम अन्य आयाम को भी पढ़ेंगे कि क्यों इसके अगेंस्ट में बात करी जा रही है कि गारंटीकृत एमएसपी नहीं लागू होना, ठीक है, लेकिन अभी इसके लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा तो क्या होगा, पहला कि अन्य फसल को भी उत्पादित करने पे जो किसान है वो ध्यान देंगे, ठीक है। जो हमारा वाटर लेवल डिप्लेशन हो रहा था वो क्या होगा, कम होगा, सोसाइटी में स्ट्रेस कम होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में फसल चक्रण भी होता है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बरकरार रहती है, और यहाँ क्या कर रहे हैं, ले दनादन खाद डाल रहे हैं और सेम के सेम फसल उत्पादित कर रहे हैं। तो मिट्टी भी क्या है, मिट्टी सजीव है या निर्जीव है, फिलोसफिकल है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। मिट्टी यदि दर्शन के सिद्धांत से देखोगे तो क्या है, सजीव है, ठीक है। तो मतलब मान लो कि आप सजीव हो, आपको हमेशा आपसे एक ही काम कराया जाए, एक ही गाना आपको 50 बार सुनाया जाए, आपका कितना भी फेवरेट गाना हो, एक लिमिट ऐसा आएगा, उसके बाद आप उसको उसके मतलब वो हो जाओगे, इरिटेट होने लगोगे उस गाने को सुन। जैसे क्या हो रहा है, आंदोलन से लोग अब क्या हो गए हैं, इरिटेट हो गए हैं। आंदोलन की बहुत सारी अपनी कमियां थी जिसके वजह से आंदोलन सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब क्या हो गए हैं, बच्चे इसे इरिटेट होने लगे, इसकी इंटेंसिटी खत्म हो गई। तो वैसे ही पृथ्वी है, एक ही फसल उगाया जा रहा है, एक ही फसल, पृथ्वी मैया कह रही है अरे भैया कोई अन्य फसल भी डालो हमें, हम कपास भी उगा सकते हैं, हम तिलहन भी उगा सकते हैं, हम कोदो भी उगा सकते हैं, हम मड़ुआ भी उगा सकते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स हैं, चना भी उगा सकते हैं, ठीक है। तुम क्या करते हो, हर एक साल धान का रोपण करते हो और गेहूं उगाते रहते हो, बस यही, ठीक है। तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी क्या होगी, बरकरार रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, जब अधिक बहुत सारे ऐसे जैसे दलहनी फसल होते हैं, तो एक अरहर को छुड़ा के जो भी लेग्यूम प्रजातियां होती हैं दालों की, सबके सबके जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो पर्यावरण से नाइट्रोजन को फिक्स करके मिट्टी में डाल देते हैं, मतलब मिट्टी में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का स्तर या धान में क्या होता है, नहीं होता है, यूरिया डालनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है जी, जो वहाँ पे जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, अन्य जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का प्रदूषण भी होता है उसके वजह से, है ना। ये सारी चीजें लाभ होंगी। तो पहला लिखिए, प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एडवांटेज ऑफ गारंटेड एमएसपी लॉ का लिखिए पहला, फसल विविधीकरण को बढ़ावा। तो इसमें देखो, मेंस की तैयारी ऐसी होती है कि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आपको यूज करना चाहिए, जितना आप सोचोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, डायमेंशंस खुलते जाएंगे, है ना। हो शंभू बाबू, हाँ लिखिए, किसानों को लिखो, प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं, लिखो, किसानों को पानी गहन कम, किसानों को कम पानी गहन, किसानों को कम, नहीं कम पानी गहन, पानी गहन की तो बात ही हो रही है, मेन प्रॉब्लम तो किसानों को कम पानी गहन और और विविध प्रकार की फसलों की खेती करने के लिए करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, मिलेगा। मिट्टी की उर्वरता
अगला पॉइंट है इसी में, अब एक्सप्लेन कर रहा हूं इसकी की उर्वरता, कॉमा, भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद मिलेगा, इन बात है इसमें पैडी की, जैसे गेहूं में उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धान में। और यहाँ के किसान क्या करते हैं, सारा धान चाइना में भेज देते हैं। ये बस ध्यान में रखिएगा, पंजाब और हरियाणा का टोटल धान कहाँ एक्सपोर्ट होता है, चाइना में। हाल ही में एक स्टडी आई थी कि चाइना में धान कल्टीवेशन बहुत कम कर दिया है, पानी से कमी के बचाने के लिए। वो क्या कर लेता है, उससे कम मतलब पैसों में क्या करता है, इंपोर्ट कर लेता है इंडिया से। ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। काफी हद तक ये सब क्या है, जैसे चाइना में क्या है, चाइना में अधिक चावल ही खाया जाता है, ठीक है, में चावल ही खाया जाता है, नूडल्स वगैरह भी बनते हैं उनके चावल के आटे से, गेहूं भी होता है, लेकिन चावल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चावल के मतलब जो भी उनका खपत होता है उसकी मैक्सिमम पूर्ति कहाँ से करते हैं, इंडिया वाले, वो एक्सपोर्ट होता है विदेशों में। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लिखो, बिजली की खपत में कमी, रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बिजली की खपत में कमी, बिजली की खपत में कमी। जैसे बाजरा वगैरह है, ठीक है, मडुआ मतलब रागी वगैरह हो गया, या तिलहन हो गया, इसमें कितने पानी की आवश्यकता होती है, बहुत कम, ना मात्र के बराबर। अभी मिले तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि बिजली की सबसे अधिक खपत कहाँ पे होती है, पानी निकालने में होती है, सिंचाई करने में होती है। तो जो कम पानी गहन वाले क्रॉप्स हैं उनका कल्टीवेशन होने लगे तो बिजली की खपत उतनी होगी ही नहीं, तो कमी तो होगी ही ना, ठीक है ना। और वो बचेगा तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में, होगा कि नहीं होगा। सरकार के ऊपर सब्सिडी का भार भी नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मतलब गारंटेड एमएसपी वाले अपना जो पक्ष रख रहे हैं सही रख रहे हैं। देखिए, कृषि बिजली उपयोग को, कृषि बिजली उपयोग को 60% तक घटाने की संभावना है, 60% तक घटाने की संभावना है। मतलब इन शॉर्ट में लिखवा दिया, है ना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, बिजली की खपत कम हो जाएगी, जो खपत 60% तक कम हो सकती है। आगे लिखिए, विशेष रूप से, पूर्ण विराम के बाद, विशेष रूप से पंजाब में घरेलू उपयोग के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी, सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी, सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी। बात आएगी समझ में। सरकार क्या करती है, किसानों को सब्सिडाइज करने के लिए घरेलू उपयोग पे क्या करती है, चार्जेस, सर चार्जेस वगैरह लगा देती है। तो सरकार के ऊपर कोई फिजिकल दबाव तो रहेगा नहीं, तो वो घरेलू उपयोग वाली बिजली के को भी क्या कर सकती है, सब्सिडाइज कर सकती है, कम रेट में अवेलेबल करवा। ठीक, आगे लिखिए, देखिए सेविंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज, मतलब विदेशी मुद्रा पर बचत या विदेशी मुद्रा का बचत या फॉरेन रिजर्व का बचत, लिखिए विदेशी मुद्रा का बचत। देखिए, गारंटेड एमएसपी से, गारंटेड एमएसपी से फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने के वजह से, के कारण
फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने के कारण सरकार का आयातित तेलों और दालों पर तेलों और दालों पर निर्भरता घटेगी। निर्भरता घटेगी। भारत इन आयातों पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ रुपए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए वार्षिक खर्च करता है। वार्षिक खर्च करता है। अगला होगा हमारा स्वास्थ्य लाभ, हेल्थ बेनिफिट्स। होता क्या है कि जो सबसे अधिक हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, उसमें पाम ऑयल अधिक होता है, और ये रासायनिक रूप से क्या होता है, प्रोसेस ये होते हैं, ये खाद्य तेल होते हैं। तो इसको जब आप खाओगे, इसका कंजम्पशन करोगे, तो क्या होगा, रसायनों का दुष्परिणाम आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है। तो अगर सरकार जो है गारंटेड एमएसपी देती है, तो मतलब किसानों का कहना है कि हमारा जो इलाका है, जहां पे बेसिकली पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं, कि ये इलाका जो है दलहन भी उत्पादित कर सकता है और तिलहन भी उत्पादित कर सकता है। तो हम जो 2 लाख करोड़ रुपए प्रति साल जो इन इंपोर्टों पे हम खर्चा कर रहे हैं, एक तो वो बचेगा, और दूसरा जो प्रोसेस केमिकली प्रोसेस पाम ऑयल मंगा के खाते हैं बाजारों में। अच्छा, बाजार में आप जाओ, अभी आप देखोगे जितने भी यहाँ पे भिकना पहाड़ी के रोड में जो भी चाउमीन वाले, बर्गर वाले, मोमोज वाले, छोले कुलचे वाले जो लोग भी हैं, सबके पास जो भी रिफाइन है वो क्या है, जमा हुआ है। वो क्या है, रिफाइन नहीं है। ध्यान में रखना, वो क्या है, रिफाइन नहीं है, डालडा है, फैट है, मिक्स है, लो क्वालिटी है, लो ग्रेडेड है। इसीलिए आप खाते हो तो क्या होता है, आपके बाल झड़ेंगे, फूड पॉइजनिंग होगी, पेट खराब होगा, गैस हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यहां सरसों तेल, तिल का तेल, जैसे मान लो चाइनीज क्यूजीन्स होते हैं, तो चाइनीज क्यूजीन्स का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो तभी इन्हांस होगा जब वो तिल के तेल में बनाया जाए। लेकिन तिल के तेल कितने लोगों के पास मिलेगा, यहाँ पे महंगा है, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उत्पादित ही नहीं होता है उतना। अगर उत्पादन होने लगे तो वो आप चर्बी वाले तेल नहीं खाओगे। हाँ, तिलकुट जाओ, तिलकुट में तिल के जगह पर दुनिया भर का कुट रहेगा, मतलब वो आपका चीनी रहेगा। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हेल्थ बेनिफिट भी होगा। लिख लो, मैंने जो बात समझाई वो समझ में आ गया, इसको इन शॉर्ट में लिख लो। देखो, रासायनिक रूप से प्रोसेस्ड पाम तेल, प्रोसेस्ड का हिंदी क्या होता है, परिष्कृत नहीं, हेल्थ बेनिफिट में लिखवा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ में लिखवा रहे हैं। संस्कृत होता है प्रोसेस्ड का, परिष्कृत होता है, परिष्कृत होता है। प्रोसेस लिख दो, देवनागरी में प्रोसेस लिख दो। लिखो, प्रोसेस्ड। डो होगा, है ना, डो है ये, डो। रासायनिक रूप से प्रोसेस्ड पाम तेल पर निर्भरता कम होगी, पाम तेल पर निर्भरता कम होगी, जिससे जिससे
स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी कम होंगे। स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी कम होंगे। खतरे भी कम होंगे। आजकल फूड ब्लॉगर्स का जमाना बहुत है। ठीक है, कहीं भी पहुंच जाते हैं, कैमरा इतना बड़ा डंडा ले लेंगे और कैमरा ले लेंगे। भैया जी क्या बना रहे हैं? तो बड़ा पाव बना रहे हैं, मैगी बना रहे हैं। तो मैगी में ढेला का चीज का डाल रहे हैं? प्योर अमूल बटर का ढेला है। तो अमूल बटर भी नहीं होता बबुआ, वहीं ये सब प्रोसेस वो होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल होते हैं या प्रोसेस तेल वगैरह होते हैं, उनको वैसे करके दे देता है सब। ठीक है, हैं भर भर के। जितना भी आप मेयोनी खाते हो मोमोज के साथ, वो सब क्या होता है? तेल होता है, तेल। मैं बता रहा हूँ वो तेल होता है। आप तेल ले लो, पानी मिला लो, उसको ब्लेंड करो, देखो मेयोनी। हाँ, उसमें नमक वमक डाल लो, थोड़ा चीनी डाल लो। प्योर तो वो अंडे का बनता है। प्योर मेयोनी वेज वाली होती ही नहीं है, बात बताऊं। अंडे से ही बनेगी, और वनडे में भी बनेगा तो वो बनेगा। ठीक है, या क्रीम वगैरह का बनेगा, जो तुरंत ही ताज़ा पनीर निकाल के उसे ब्लेंड करते हैं, वो बहुत महंगा। ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो वो क्या करता है, हाँ भैया आप इसमें क्या डालोगे? तो इसमें भर भर के क्या डालेंगे? बटर डालेंगे। वो बटर वटर नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसलिए बाहर कम खाओ, भले थोड़ा सा 5 रुपए एक्स्ट्रा दे के खा लो, साफ सुथरे जगह पे खाओ। तो लोग क्या डाल रहे हो? मुर्गा बिरयानी की जगह पे कौवा बिरयानी तो नहीं खिला रहे हो? है ना? जैसे मोमो जो है, जितना भी आप ये देखोगे, नेपाली फूड है मोमो, तो ऐसे बेसिकली देखा जाए। हाँ, मोमो वगैरह जो है वो सबसे हेल्दी चीज है, अगर उसका जो कोटिंग है बहुत ही पतला हो। ठीक है, और उसमें बढ़िया न्यूट्रिशियस चीज भरा हुआ हो, स्टीम्ड होता है, नो ऑयल नथिंग, बहुत बढ़िया चीज होता है। लेकिन मोमो के नाम पे क्या होता है? इतना मोटा मैदे का लेयर। ठीक है, मैदा इतना भी विलन नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। कम मात्रा में कोई भी चीज खाओगे टेबल के मात्रा में, तो आपको उतना नुकसान नहीं करे। अब खोआ भी आपको 250 ग्राम खाना चाहिए, 1 किलो खा लो तो नुकसान ही करेगा। कितना भी न्यूट्रिशियस सामान है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाओगे तो वो नुकसान करेगा। ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा विलन समझा जाता है कि उसमें फाइबर की कमी होती है, ना ही के बराबर फाइबर होता है। तो इतना जैसे आजकल देखो कितने वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, तो सीजनल वेजिटेबल्स भर के बनाओ और उसे डंपलिंग खाओ, बहुत अच्छे से। टेस्ट का टेस्ट भी और न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन भी। लेकिन आप मार्केट में जाओगे तो क्या मिलेगा? ले आए उधर मंडी से, ठीक है, सबसे लास्ट में जाएंगे, ठीक है, नाले के पास से बंदा गोभी लेके आएंगे, 3 4 लेयर उसका उखाड़ देंगे, सड़ा हुआ, कीड़े उड़े भी नहीं, उसमें चॉप कर देते हैं सारी चीजें, धोते होते भी नहीं है, कोई हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है, और उसी को ठूस के भर के आपको इतने मोटे लेयर में खिला दिया जाता है। तो एज ए सोसाइटी हम खुद ही अपने दशाओं के लिए क्या हैं? जिम्मेदार हैं। चलिए लिखिए, क्या लिखिएगा? स्वास्थ्य लाभ हो गया। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स, तो लिखिए किसानों के लिए आर्थिक स्थिरता। किसानों के लिए आर्थिक स्थिरता। ठीक है, देखिए यह यह किसानों के वित्तीय नुकसान को रोकेगा, यह किसानों के वित्तीय नुकसान को रोकेगा तथा कर्ज को कम करेगा। कर्ज को कम करेगा। कर्ज को
कम करे। साथ ही, चलिए ये जो सेकंड लाइन लिखवा रहा हूं इसे पहले लिख, साथ ही उत्पाद के लिए हाँ, तो वहीं कर्ज वो मतलब उनको पूरा मिल ही जाएगा पैसा, उनका जो भी इनपुट है निकल ही जाएगा, तो किसी से क्यों कर्ज लेंगे। ये भी बात है, बहुत बढ़िया पॉइंट रखा इन्होंने, बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत मेहनत लगता है ना, निराई करवानी पड़ती है, पानी पटवाना पड़ता है, बहुत बहुत सारी चीजें। गेहूं में तो खाली खाद चाहिए, एक बार वो भी हल्का पानी, बस धरती गीली हो जानी चाहिए। ज्यादा पानी डालोगे तो गेहूं पीला हो जाएगा। लिखिए, क्या लिखे, साथ ही यह उत्पादों के लिए सुनिश्चित नहीं, उत्पादों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करता है, करेगा, करता है नहीं, करेगा। ठीक, आगे लिखिए, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। चलो पहले राष्ट्रीय विकास ही लिख, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। देखिए, राष्ट्रीय विकास एक स्थिर कृषि क्षेत्र, एक स्थिर कृषि क्षेत्र, एक स्थिर कृषि क्षेत्र समग्र आर्थिक वृद्धि का समर्थन करता है, समग्र आर्थिक वृद्धि का समर्थन करता है। ठीक है, कैसे करेगा, कैसे करेगा बताइए, शॉर्ट में लिखवा दिया। तो कृषि क्षेत्र से सब कुछ उत्पादित होता है, चाहे भोजन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे कपड़ा हो हमारा, है ना, सब एग्रीकल्चर से तो एफिलिएटेड है। हाँ, है कि नहीं है ना भाई। तो सब कुछ अगर कंट्रोल में हो, हम विदेशों से ज्यादा आयात नहीं कर रहे हैं इन सारी चीजों का, तो विदेशी वस्तुओं पे हमारी निर्भरता कम होगी। जो सेल्फ रिलायंस की बात चल रही है कि 2047 तक भारत को एकदम से पूर्ण विकसित देश बना देना है, उसमें कितना बड़ा सहायक सिद्ध होगा। विदेशी वस्त्रों पे हमारी निर्भरता कम होगी, होगी कि नहीं होगी। आर्टिफिशियल वस्त्रों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कॉटन वगैरह, रेशम वगैरह की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तिलहन दलहन पे जो हम 2 लाख करोड़ रुपए हर एक साल खर्चा कर दे रहे हैं वो नहीं होगा, तो टोटल कंजर्वेशन होगा, टोटल मतलब रिजर्व हमारा बचा रहेगा, हर एक तरीके से हम सुरक्षित रहेंगे। और विदेश, साथ ही जो खाद्य पदार्थ हैं या इससे एफिलिएटेड जो भी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर से एफिलिएटेड, तो इस पे जब विदेशी निर्भरता कम होगी तो हम सेल्फ रूप से क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, तो हमारा संपूर्ण राष्ट्रीय विकास होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको ऐसे ही एलिब्रेट करके लिखना है, थोड़ा खोलना दिमाग को, दिमाग के धागों को। देखिए, बात आ रही है समझ में सर। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, परत दर परत स्किन का लेयर खोलते हैं, फिर आपका अपेंडिक्स काट देंगे, फिर उसको परत दर परत सिल देंगे। दिमाग भी ऐसा ही है, ऑपरेशनल माइंड आप रखोगे तो चीजें सही रहेंगी। चलिए लिखिए, अब लिखिए पर्यावरणीय, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणीय संरक्षण। पर्यावरणीय, अब देखो मैंने जो फसल विविधीकरण में कैसे पर्यावरण संरक्षण में सहायक सिद्ध होगा, उसी को क्या करना है इसमें एलोबरेट कर देना है। भूजल क्या है हमारा, एक संसाधन है, ठीक है, तो इसको रिचार्ज होने में बहुत सारे समय लगते हैं, लेकिन भूजल का दोहन जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम क्या होते हैं कि एमएसपी को लागू किया जाता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है, ग्रांटेड एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भूजल का जो क्षरण हो रहा है वो रुकेगा। ठीक है, एक ही फसल को बार बार उत्पादित करने से
जो मिट्टी का न्यूट्रिशनल पावर घट रहा है वो क्या होगा, वो सारी चीजें बचेंगी। जो भी इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होता है, मान लीजिए खाद डाल डाल के हम प्रदूषण फैला रहे हैं, वो क्या होगा, कम होगा। तो ये एक तरीके से पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देगा कि नहीं देगा? ठीक है, बात आ गई समझ में? ये एडवांटेज है, प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, सेविंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज, हेल्थ बेनिफिट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब लिखिए आर्गुमेंट अगेंस्ट द लॉ। गारंटेड कानून के विरोध में तर्क। गारंटेड आर्गुमेंट अगेंस्ट द लॉ, कानून के कानून के विरुद्ध तर्क। लिखिए सरकार पर, पहला लिखना सरकार पर, इसको इन शॉर्ट में लिखवाऊंगा, ठीक है। सरकार पर भारी राजकोषीय दबाव, भारी राजकोषीय दबाव, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, इसका एलोबरेशन। इसके लिए, किसके लिए? गारंटेड कानून के लिए, है ना। इसके लिए सरकार को लगभग 5 ट्रिलियन रुपये की आवश्यकता होगी। ध्यान में रखना, डॉलर की बात नहीं करी जा रही है ना। मतलब 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। $5 ट्रिलियन रुपये की आवश्यकता होगी। 23 क्रॉप को गारंटेड एमएसपी के अंतर्गत लाना और उनका प्रिक्योरमेंट करना, इसके लिए लगभग आपको 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। रुपए की आवश्यकता होगी, डॉलर मत लिख लेना, है ना। आगे लिखिए अंडर वैल्यूएशन, वैसे फसल, लिखो लिखो लिखो, वैसे फसल, वैसे फसल जिनका, जिनकी उत्पादकता कम है, उत्पादकता कम है, उन पे, उन पर कम ध्यान, कम ध्यान पर कम ध्यान, वैसे फसल जिनकी उत्पादकता कम है वो अपेक्षा के शिकार हो सकते हैं। वे वे अपेक्षा के शिकार हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वे फसल जिनकी उत्पादकता कम है वे उपेक्षा के शिकार हो सकते हैं। जैसे मान लो कॉटन हो गया, पूरा मराठवाड़ा क्या है, कॉटन प्रोडक्शन होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा। क्यों? काली मिट्टी की उपलब्धता है। तो ऐसे फसलों पे क्या लोग ध्यान देना फिर बंद कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है, तो पूर्ण विराम ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे मराठवाड़ा में कपास का उत्पादन, मराठवाड़ा में कपास का उत्पादन, मराठवाड़ा इलाका जैसे विदर्भ का इलाका हो गया। तो अगला, अगला क्या होगा? इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन, है ना। तो इसको क्या क्या बोलेंगे? खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि या मुद्रास्फीति वृद्धि, खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि। हाँ, खाद्य पदार्थों के मूल्य में
वृद्धि। देखो ये ना मार्केट में कंपटीशन कम कर सकता है, ठीक है। एमएसपी अगर, ग्रांटेड एमएसपी अगर लागू कर दिया जाए तो यहां से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो तो आउट ही हो जाएंगे मार्केट से। और मेन फ्लक्चुएट क्या करते हैं, यही लोग करते हैं। अब मान लो कि तुम 1,000 रुपए किलो धान खरीद रहे हो, ठीक है, तो इससे जो चावल बनाओगे तो हो सकता है कि तुम 20 रुपए किलो भी बेच दो, ठीक है। लेकिन जब यही ग्रांटेड एमएसपी पे तुम खरीद रहे हो, कितना में खरीदोगे, मान लो कि 2325 रुपया प्रति किलो, मतलब प्रति क्विंटल खरीद रहे हो, तो क्या आप 20, इसे जो चावल बनाओगे ये 20 रुपए किलो बेचोगे, नहीं बेचोगे। इसे आप सोचोगे कि मैं 50 रुपए किलो बेचूं, ठीक है। तो 50 रुपए तो 20 और 50 में कितना का अंतर हो गया, 30 रुपए का मतलब प्राइस हाइक हो गया कि नहीं हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें मार्केट प्लेयर कोई है ये नहीं है, सरकार सारा प्रोक्योरमेंट कर रही है। तो वैसे ही फूड इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो जो मिडिल मैन है या बिलो मिडिल मैन है या लोअर स्टार्टा की जो सोसाइटी के लोग हैं वो क्या होंगे, इससे कुप्रभावित होंगे, कुपोषण का शिकार होंगे, खाना पीना उनको ढंग से नहीं मिल पाए, हो पाएगी नहीं हो, बात आ रही है समझ में। सब चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, बात आ रही है समझ में। आगे लिखिए। हाँ हाँ, आप अब्दुल, हमारे यहाँ चंपारण में अब्दुल एक वैरायटी होती है, मतलब वो ऐसा चावल है कि उसमें ज़्यादा पानी डाल दो तभी गीला नहीं होगा, अगर पुराना हो गया 1 साल पुराना, और कम पानी डालो तभी वो कच्चा भी नहीं होगा। तो आप दिल्ली में जाओगे जो हम, तो वो चावल लगभग 120-130 रुपए किलो मिलेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि वो भी वो होता नहीं है, वो नहीं होता। सोना मंसूरी चावल जो हमारे यहाँ 20 रुपए किलो, कोई नहीं पूछता, मॉल में जाएंगे नहीं, यहाँ स्मार्ट बाजार में चले जाओ, स्मार्ट बाजार में चले जाओ, कितना रुपए किलो मिलता है, 80 रुपया 90 रुपए किलो सोना मंसूरी चावल, समझ रहा ना, आता है समझ में सर, आता रही समझ में। तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। लिखिए, आगे लिखिए। आगे लिखिए। बाजार से, बाजार से निजी क्षेत्र को अलग कर देगा, निजी क्षेत्र को अलग कर देगा, तथा बाजार के मूल तत्व, बाजार के मूल तत्व प्रतियोगिता को भी, प्रतियोगिता को भी, ठीक है। अब देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लो, जैसे मार्केट में मतलब कई सारे लोग हैं जो बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। मेरा फी है आपको जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड पेपर और एसए के लिए कितना है, और वीकली आंसर राइटिंग सबके लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन सबके लिए 25,000 रुपये, ठीक है। कोई ले रहे हैं 40,000 रुपये, कोई ले रहा है 60,000, कोई ले रहा है 80,000। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि जो 80,000 रुपये में आपको उतना चीज नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, मैं 25,000 रुपये में उससे बढ़ के A1 क्लास का मटेरियल, कंटेंट और सारी चीजें समझा के आपको प्रोवाइड कराऊं, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराऊं। तो इससे जो ये प्रतियोगिता है, दिस इज कॉल्ड कंपटीशन इन मार्केट, ठीक है। और इस प्रतियोगिता का लाभ अंततोगत्वा किसको मिल रहा है, कंज्यूमर्स को। एज ए स्टूडेंट आप क्या हो, उपभोक्ता हो, उपभोक्ता हो कि नहीं हो, तो इसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब वहीं एक फिक्स प्राइस रहती है कि किसी का 80,000 रुपया से नीचे नहीं रहना चाहिए, तो आपको कंपटीशन का लाभ ही नहीं मिलता, कंपटीशन ही खत्म है। एक जनरल सी चीज है कि मार्केट में इस चीज को लेके कंपटीशन ही खत्म है, तो कहीं भी जाओ 80,000 रुपये ही आपको पे करने पड़े या उससे अधिक पे करने पड़े, ठीक है। आता है समझ में। चलिए आगे लिखिए। खत्म कर दे। एक ब्रैकेट में लिख लो, महाराष्ट्र से, जैसे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में
गारंटेड एमएसपी असफल हो गया, गारंटेड एमएसपी असफल हो गया। गारंटेड एमएसपी असफल हो गया। ठीक है, आता है समझ में? देखो, एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, कभी भी घटिया राजनीति और बढ़िया एक साथ अर्थशास्त्र एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते। महाराष्ट्र का ही केस स्टडी बता रहा हूं आपको। 90 के दशक में हुआ क्या कि एक जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो जब लैक चल रहा था, जब 90 के जब एलपीजी रिफॉर्म हो रहा था, तो क्या हो रहा था उस समय सरकारी मशीनरी ज्यादा हावी थी, लाइसेंस और परमिट राज ज्यादा हावी था। तो अब जो सरकारी महकमे के लोग थे, कंपनियां भी क्या थी, गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट कैपिंग करती थी कि आपको इतना उत्पादित करना है, ऐसे प्राइस रखना है, ये सारी चीजें करनी है। और प्राइवेट प्लेयर नहीं थे ज्यादा, ठीक है, ना के बराबर थे भी तो वो गवर्नमेंट के द्वारा पूर्णतः रेगुलेट होते थे, मार्केट के द्वारा नहीं। ठीक है, तो जो जैसे आप देखते हो कि बीएसएनएल है या कोई भी सरकारी मिल आपके इलाके का बंद हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है? मिसमैनेजमेंट के वजह से या अकर्मठता के वजह से। प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से क्या है, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया। और सरकारी, एक बार सरकारी कंपनी में कोई चला गया तो अरे भैया फिक्स सैलरी मिलनी है, चाहे काम हम करें चाहे ना करें। ठीक है, तो हुआ क्या उस समय, सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, उसने छटनी कर दिया। ठीक है, बहुत सारे मिल में से जो भी सरकारी मिलते उसे छटनी कर दिया, कर्मचारियों का जो अकर्मण्य हो गए थे। ठीक है, जो काम हम नहीं कर रहे थे, जो ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे, चलो भैया अब तुम वॉलंटरी रिटायर कर दो, चलो यहां से फुटो। ये सरकार का सही स्टेप था इकोनॉमिकल प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। लेकिन वही सरकार जो ये सारी चीजें की, वो अगले चुनाव में हार गई। उसकी जो विपक्षी पार्टी थी उसने ये प्रॉमिस किया कि जितने लोगों की भी छटनी हुई है सबको हम पुनः बहाल करेंगे। ठीक है, तो पुनः बहाल की वो गवर्नमेंट, आने के बाद लोगों ने उसे भर भर के वोट दिया। फ्री बीज का सिद्धांत आज से नहीं, पहले जमाने से चला आ रहा है, कम काम और ज्यादा पैसा चाहिए सबको। तो वो गवर्नमेंट आई भी और कंपनियों को क्या, कंपनियों में पुनर्बहाली भी करी, और वो कंपनियां 5 साल 2 साल 3 साल चली और उसके बाद बंद हो गई। ठीक है, तो फिर एलपीजी रिफॉर्म आया, जो हमारे स्वर्गवासी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, उनके बदौलत, काफी विजनरी आदमी थे, पढ़े लिखे। एलपीजी रिफॉर्म आया तो धीरे 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 सरकार को लगा कि अब इससे काम नहीं चलेगा। अभी भी देखो कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं वो बिलो प्रोडक्शन काम करती हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको कंपटीशन फेस ही नहीं करना है, फिक्स सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। अब क्या है, सरकारें सरकारें भी क्या हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं। जैसे आईएएस का है, तो आईएएस में लैटरल एंट्री की बात हो रही है। क्यों? पहले लोग सजीव वजीव बन जाते थे, क्रिएटिविटी खत्म, सैलरी आ रही है मस्त में, सुविधाएं मिल रही हैं A1 क्लास की, और क्या हो जाता था, कंपटीशन ही उनके माइंड से खत्म हो जाता था। अब क्या है, अब सरकार ये भी कह रही है काम के बदले दाम, जितना काम उतना दाम। हालांकि सरकार का सही अप्रोच है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच है, अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद होना चाहिए, रेडिकल अप्रोच है। हाँ हाँ, मंशा गलत है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जितना काम उतना दाम। हालांकि जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो ये शुरुआत के दिनों में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो इंडस्ट्री इसे फेस कर रही थी कि जितना काम उतना दाम। लोगों को ये लगा, जितने भी जो पब्लिक एड के थिंकर्स हैं, अब कंपनियां लैग करने लगी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इतना पैसा बहाने के बावजूद भी पैसा मिल रहा है, लोग एक कैपिंग तक जाकर रुक जा रहे हैं। ठीक है, पहले कंपनियों के इतना एरिया होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए, ये सारी व्यवस्था थी नहीं। ठीक है, जब आप यूरोप का इतिहास पढ़ोगे या एनसीईआरटी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ोगे, तो उस समय देखोगे कितनी मलिन बस्तियां राइज हो रही थी यूरोप में। ठीक है, तो उस समय हो क्या रहा था कि कंपनियों के सामने मेन दिक्कत ये आ गई कि काम के बदले में दाम, जितना काम उतना दाम, ये लोगों को एक हद तक मोटिवेट करता है, उसके ऊपर नहीं। लोगों को सप्ताह में 1 दिन छुट्टी चाहिए, उनके साथ क्या होना चाहिए, परिवार के साथ भी, अपने बीवी बच्चों के साथ भी 1 दिन समय बिताना चाहिए। कि 24 घंटा काम कर रहा है भेड़िया दासान,
कि कंपनी में ही सो रहे हैं, कंपनी में सब क्रियाक्रम कर रहे हैं, फिर कंपनी में उठ के ही अपना काम कर रहे हैं। क्या है? ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी है। आप सोशल एनिमल हो, जब तक समाज से कनेक्ट नहीं रहोगे तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? नहीं बढ़ेगी। आप संत नहीं हो, सन्यासी नहीं हो, क्योंकि आपका माइंडसेट वही है, ब्याह शादी नहीं हुआ है, जाके हिमालय के पहाड़ियों में, हिमालय के पहाड़ों में आप गुफाओं में, कंदराओं में काम कर रहे हैं। तब ये लोग जो भी थिंकर्स वगैरह लोग हैं, ये लोग जाके रिसर्च करने लगे, केस स्टडी देखने लगे, सिचुएशन देखने लगे कि कंपनियों में आखिर ऐसा क्यों, मोटिवेशन। ये एक थिंकर्स ने दिया। दूसरे थिंकर्स आए तो उन्होंने कहा कि ना भैया, ये जो है सोशल एनिमल है, इनको रिलैक्स भी देना जरूरी है। कंपनी में एसी लगवा दो, कंपनी में हवादार बना दो, फैन लगा दो, तब जाके चीजें क्या होंगी? प्रोडक्टिव होंगी। तो कहीं ना कहीं ये रिग्रेसिव थॉट है, जितना काम उतना दाम। हालांकि ये सोचा जा रहा है कि इसका जो मतलब एक पॉजिटिव आयाम है, ये दर्शाया जा रहा है कि लोगों में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। ठीक है, प्रतियोगिता बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि ना भैया, नहीं काम करेंगे तो पैसा हमें कम मिलेगा। ठीक, बट ये क्या है? पुराने जमाने में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, ये सारी चीजें गुजर चुकी, ज्यादा लाभदायक नहीं होती हैं। काम की मॉनिटरिंग करो, प्रॉपर उनके ऊपर गार्जियनशिप बैठाओ, जवाबदेहिता तय करो, तब जाके प्रोडक्टिविटी सुनिश्चित होती। इसी को क्या बोलते हैं? अनुशासन। ठीक, चलिए देखिए, वायलेशन ऑफ WTO गारंटी लॉ। ठीक है, WTO के नियमों का उल्लंघन होगा, WTO के नियमों का उल्लंघन होगा। WTO के नियमों का, अब इसको समझ लो। WTO में हमेशा सब्सिडी को लेके ही लड़ाई होती रहती है कि फसलों पे सब्सिडी इंडिया ज्यादा दे रहा है, फलाने कंट्री ब्राजील ने वो कर दिया, गन्ने पे सब्सिडी क्यों दे रहा है इतना सरकार किसानों को। होता क्या, जब सब्सिडी दी जाती है तो वो कम कम मूल्य पे क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, और उसी मूल्य पे दूसरे मार्केट में क्या कर देते हैं? वैश्विक मार्केट में डंप करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो जहां पे सरकार कम सब्सिडी दे रही है, वहां पे क्या होगा? वहां के किसान जो है उच्च मूल्य पे अपना गन्ना बेचेंगे या चीनी बेचेंगे, चाहे वो चुकंदर से चीनी हो या गन्ने की चीनी हो या खजूर की चीनी हो, किसी की भी चीनी हो। तो वही चीज अगर सस्ते दाम पे मिल रहा है सेम क्वालिटी का, और वही चीज महंगे दाम पे मिल रहा है, तो कौन प्रीफर करोगे? सेम चीज, सस्ते वाला। ठीक है, तो ये मामला इसी, ये जो है क्या है? आर्गुमेंट है अगेंस्ट में। ये सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए गारंटेड एमएसपी की लागू होनी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वित्तीय व्यवहार्यता की, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी की। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? जो आर्गुमेंट में तथ्य था ना, अब इसको देखो। देखो, जैसे हमने बताया कि 23 क्रॉप पे जो गारंटेड एमएसपी की बात करी जा रही है, इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए एनुअली, 20 से 50 ये वेरिएशन है, एनुअली सरकार के ऊपर राजकोषीय दबाव पड़ेगा। ठीक, लेकिन आपने दूसरी तरफ क्या देखा था कि 2 लाख करोड़ रुपए जो हम क्या कर रहे हैं, अपना फॉरेन रिजर्व हर एक साल तिलहन और दलहन पे खर्चा कर दे रहे हैं इंपोर्ट करने में। ठीक है, तो क्या ये जो हमारा एक्सपेंस है, ये जो खर्चा है हमें ग्रांटेड एमएसपी देने पे, ये फॉरेन रिजर्व का जो हमारा खर्चा हो रहा है हर एक साल, इससे ज्यादा है कि कम है? तो ये तर्क कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है? खंडित हो जा रहा है अपने ही मतलब दो तथ्यों से। तो इसको लिख लो, वित्तीय व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता। लेकिन आपको अगर इसका नोट्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आंसर में इसी का खंडन करोगे, जो आपने विरोध में चीजें लिखी उसी का आगे धीरे धीरे खंडन करोगे जितना पॉसिबल है। देखिए, विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 23 फसलों के लिए, 23 फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देने में, एमएसपी की गारंटी देने में, फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देने में
सरकार को 20,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करना होगा। सरकार को 20,000 रुपये से 50,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करना होगा। जो जो गारंटीड एमएसपी से होने वाले लाभों के मुकाबले एमएसपी से होने वाले लाभों के मुकाबले एक स्थिर और समृद्ध कृषि प्रणाली के लिए एक स्थिर और समृद्ध कृषि प्रणाली के लिए एक छोटा सा मूल्य है। समृद्ध कृषि प्रणाली के लिए एक छोटा सा है। है कंक्लूड। ठीक है, किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए आर्थिक तथा सामाजिक स्थिरता बढ़ाने के लिए सामाजिक स्थिरता बढ़ाने के लिए कॉमा पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण के लिए तथा इसके साथ ही आयात पर निर्भरता कम करने आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए गारंटीड एमएसपी एक उचित कदम सिद्ध हो सकता है। एक उचित कदम सिद्ध हो सकता है। अतः सरकार को चाहिए कि समय रहते किसानों के शिकायतों का समाधान करे ताकि या जिससे जिससे कृषि को राष्ट्र की रीढ़ के रूप में बनाए रखा जाए। ठीक है, ये होता है हमारा
क्या है, ठीक है। लेकिन एम एस स्वामीनाथन साहब ने क्या कहा था कि एग्रीकल्चर किसी राष्ट्र का रीढ़ ही नहीं है, पूरा का पूरा शरीर है, ठीक है। तो देखो, निष्कर्ष ना अपने तरीकों से फ्लक्चुएट होना चाहिए। कंटेंट सेम हो सकता है मेन बॉडी का, मतलब कोई भी आप टॉपिक लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? पहला तो आप इंट्रो लिखोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, परिचय लिखोगे, फिर मेन बॉडी लिखोगे, मेन बॉडी मतलब जो भी डिमांड है क्वेश्चन का, फिर कंक्लूजन लिखोगे। तो मेन बॉडी में लगभग चीजें सेम ही होती हैं। अब आप डायमेंशनल कितना अप्रोच करते हो, कितना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करते हो, कितना बढ़िया से तथ्यों को सजाते हो, कितना बढ़िया से जो भी स्टेटमेंट है उसको लिखते हो बिना किसी गलतियों के, ठीक है। अपीलिंग, कैचिंग होना चाहिए आपका, साफ सुथरी राइटिंग होना चाहिए। और बाकी कंक्लूजन है ना, ये आपका अपना होना चाहिए। ये क्या है, इंडिकेटिव कंक्लूजन है। आपको क्या चाहिए, आप इसे अपने तरीके से मॉडिफाई करके लिखो, है ना। बात आई समझ में? आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। कल हम फिर हिस्ट्री पे, मैंने सोचा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका है 1857, फिर कुंवर सिंह वाला डायमेंशन है, तो वो कल हम मतलब जब बिहार स्पेशल वाला करेंगे तो उसके साथ कर लेंगे, ठीक है। 1857 कल हम आईएनसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आईएनसी की स्थापना के कारण क्या हुआ, आरंभिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, आईएनसी की स्थापना के पीछे की जो भी अवधारणाएं हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें, ठीक है।